हे एवरीवन, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू रिडजी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस पे बेस्ड इम्पॉर्टेंट थ्योरम की। ठीक है, तो देखो हम स्टार्ट करते हैं। अपने पास में ये आपके पास में थ्योरम दे रखा है। देखो, अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड, इन विच केस ये चीज़ आपको क्या दे रखा है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ xn। मतलब कि कोई भी आपके पास में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट सिर्फ और सिर्फ तभी होगा अगर एक तो वो बाउंडेड है और बाउंडेड होने के साथ में उसका जो लिमिट है, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, वो सुप्रीमम ऑफ xn आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इफ़ एंड ओनली इफ वाला केस है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक चीज़ को गिवन मान लेंगे। मतलब जैसे कन्वर्जेंट वाली चीज़ को मैंने गिवन मान लिया, ठीक है। फिर हम प्रूफ क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि ये बाउंडेड है और इसके साथ में ये वाली कंडीशन कि उसका जो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है वो सुप्रीमम ऑफ xn है। ठीक है, फिर हम दूसरे बार में इसको गिवन मान लेंगे और कन्वर्जेंट प्रूफ कर देंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने मान लिया कि कन्वर्जेंट है। कैसे माना, देखो, फर्स्ट सपोज दैट xn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। हमने क्या मान लिया कि कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस xn अपने पास में है जो कि कन्वर्जेंट है। पहला पार्ट हमने एक बार कन्वर्जेंट मान लिया, ठीक है, विच इज कन्वर्जेंट। इतना समझ आता है। टू प्रूव दैट, अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो लिखेंगे टू प्रूव दैट इट इज बाउंडेड एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल्स टू सुप्रीमम ऑफ xn। हमें ये इतना प्रूफ करना है। वी नो दैट, अब हमें पता है, एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो बाउंडेड होती ही होती है। ठीक है, कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। इसका मतलब यार आपको ये पता है कि ये जो सीक्वेंस है ये तो कन्वर्जेंट है, तो ये बाउंडेड भी हो गई। ठीक है, तो इतना पार्ट तो अपना पहले ही प्रूफ हो गया कि बाउंडेड तो हो गई। देयरफॉर xn इज बाउंडेड। फॉर द नेक्स्ट पार्ट, अब दूसरा पार्ट क्या है, लेट लिमिट xn n टेंड्स टू इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू l। हमने क्या मान लिया कि जो लिमिट है n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल्स टू l। अब मुझे इस l को सुप्रीमम ऑफ xn प्रूफ करना है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। टू प्रूव दैट सुप्रीमम ऑफ xn इज इक्वल्स टू l, कि वो जो लिमिट है ना वो सुप्रीमम ऑफ xn के इक्वल होना चाहिए। दैट इज टू शो दैट L इज द, इसका मतलब हमें बताना है कि जो L है वो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ xn है। सुप्रीमम का मतलब क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड। ठीक है, चलो नाउ अब देखो, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब आपको पता है, आप ये जो होता है ना लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल्स टू l, ये आप कन्वर्जेंट वाली डेफिनेशन में भी ये चीज़ पढ़ते हो ना। और इस चीज़ को आप कैसे लिखते हो, इस चीज़ को आप ऐसे लिखते हो क्या, मॉड ऑफ xn माइनस l इज लेस देन एप्सिलॉन, ऐसा ही लिखते हो ना। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn इज इक्वल्स टू l, इसको आप इस तरह से ही तो लिखते हो। कन्वर्जेंट वाली डेफिनेशन आपको याद होगी तो अब और इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, मॉड ओपन करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, l माइनस एप्सिलॉन लेस देन xn लेस देन l प्लस एप्सिलॉन फॉर n ग्रेटर देन n नॉट, जो हम लेके चल रहे थे कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी अगर आपको ध्यान हो तो ये कुछ कन्वर्जेंट की डेफिनेशंस ही है। ठीक है, अब देखो, सिंस xn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अब आपको पता है यार xn तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, वी हैव xn नॉट इज लेस देन xn। अब क्योंकि xn जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो xn नॉट जो है वो लेस देन xn होगा क्या। ठीक है, फॉर n नॉट लेस देन n। ठीक है, मैंने इससे पहले एक बहुत ही छोटा सा डेफिनेशन वाला जो वीडियो था कि जिसमें मैंने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस वाला एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया था। ठीक है, आप अगर नहीं पता तो वहाँ जाके देख लेना क्या होता है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, वैसे तो आपको पता होगा ही। ठीक है, वहाँ हम थ्योरम भी पढ़ने वाले थे बट थ्योरम के लिए हमें दूसरा लेक्चर बनाना पड़ा। ठीक है, तो देखो
अब इतना आपको समझ में आता है कि यार मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस आप इस तरह से लिख सकते हो, फॉर एन नॉट इज लेस देन एन, है ना, एक्स एन नॉट जो है वो लेस देन एक्स एन होगा। एंड फ्रॉम फर्स्ट ये रहा आपके पास में, कहाँ गया ये वाली, ये रही, ठीक है। तो अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से क्या आ रहा है कि एक्स एन जो है वो तो लेस देन एल प्लस एफ साइलन है, ठीक है, ये आपको पता चल रहा है। फॉर एन इज एन ग्रेटर देन एन नॉट, यहाँ से इतना देखेंगे तो ये आपको पता चल रहा है। हेंस एल प्लस एफ साइलन इज अपर बाउंड ऑफ एक्स एन। तो देखो अपर बाउंड आपको पता है ना क्या होता है, इसका मतलब देखो आप क्या देख रहे हो कि एक्स एन जो है वो लेस देन एल प्लस एफ साइलन है। तो आपको यहाँ से क्या समझ आ रहा होगा, हाँ, कि ये जो है ये ऊपर से बाउंड कर रहा है इस सीक्वेंस को, है ना, ये सीक्वेंस तो इससे छोटा है ना, और एल प्लस एफ साइलन क्या है, सीक्वेंस से बड़ा है। तो एल प्लस एफ साइलन क्या कर रहा होगा, बाउंड कर रहा होगा सीक्वेंस को। हमने जो बाउंड्स वाले जो डेफिनेशन होती है, अपर बाउंड वाली डेफिनेशन थी, उसमें ऐसा ही तो कुछ होता है ना कि एक्स एन इज लेस देन होता है के, तो वो के जो है वो उसको बाउंड कर रहा होता है। तो यहाँ पे उस के की जगह पे एल प्लस एप्सिलॉन हो गया। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि एल प्लस एप्सिलॉन इज अपर बाउंड ऑफ एक्स एन, मतलब ये सीक्वेंस का अपर बाउंड हो गया फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ठीक है। ऑल्सो फ्रॉम फर्स्ट एल माइनस एप्सिलॉन इज नॉट अ अपर बाउंड, लेकिन अगर आप देखो तो एल माइनस एप्सिलॉन जो है वो तो अपर बाउंड नहीं है। क्यों, वो तो लोअर बाउंड जैसा हो गया, कुछ अपर बाउंड तो नहीं है। इतना तो समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। क्यों कि एल माइनस एप्सिलॉन जो है वो तो लेस देन एक्स एन है, मतलब एक्स एन उससे बड़ा है, सीक्वेंस उससे बड़ा है, ठीक है। तो आप इसको लोअर बाउंड बोल सकते हो बट अपर बाउंड तो नहीं बोल सकते, अपर बाउंड तो नहीं है, ठीक है। तो एल माइनस एप्सिलॉन इज नॉट अ अपर बाउंड। Therefore, if we can show that L is also an upper bound of xn, then it will be the least upper bound. तो हम क्या बोल देंगे, अगर हम ये चीज़ शो कर दें कि हमें पता है कि L प्लस एप्सिलॉन जो है वो अपर बाउंड है ना, और L माइनस एप्सिलॉन जो है वो अपर बाउंड नहीं है। समझ में बात, देखो क्या है कि L तो बीच में है और L प्लस एप्सिलॉन ये रहा और L माइनस एप्सिलॉन ये रहा। अब इसमें से आपको बात समझ में आती है कि ये तो अपर बाउंड नहीं है और ये जो है वो अपर बाउंड है, ठीक है। तो अगर L जो अगर अपर बाउंड हो गया, L अगर अपर बाउंड हो गया तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा, L से लेकर L प्लस एप्सिलॉन तक का पूरा अपर बाउंड है ना, और L प्लस एप्सिलॉन तो L से बड़ा है ना। तो इसमें से सबसे छोटा क्या हुआ, L ही तो हुआ, तो L लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा ना, है ना। समझ में आ रही है बात, L क्या हो जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा, क्योंकि L प्लस एप्सिलॉन भी अपर बाउंड, L भी अपर बाउंड, मतलब L से लेकर L प्लस एप्सिलॉन तक अपर बाउंड्स जा रहे होंगे, जिसमें से L छोटा अपर बाउंड हो गया, लीस्ट अपर बाउंड हो गया। तो L जो है वो लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा अगर हम उसको अपर बाउंड प्रूफ कर दे तो देन इट विल बी लीस्ट अपर बाउंड। वी विल प्रूव दिस यूजिंग कॉन्ट्रडिक्शन, हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। सपोज दैट L इज़ नॉट अ अपर बाउंड, मान लेते हैं कि L जो है वो अपर बाउंड नहीं है ऑफ एक्स एन, दैट इज देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट एक्स एन इज ग्रेटर देन L। तो हमने क्या बोला कि L जो है वो अपर बाउंड नहीं है, ठीक है, फॉर n बिलोंग्स टू n सच दैट, तो एक्स एन जो है वो ग्रेटर देन L होगा। अगर एक्स एन को हम अपर बाउंड मानते तो एक्स एन को हम लेस देन L लेते, बट यहाँ पे हमने बोला कि एक्स एन जो है वो L जो है वो अपर बाउंड नहीं है, इसलिए हमने क्या लिया है, एक्स एम को बड़ा लिया है L से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि एक्स एम माइनस L इज इक्वल्स टू, आपने डेल ले लिया, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब देखो, अब आपने यहाँ पे देखो क्या किया है, एक्स एम माइनस डेल बाई डेल टू, कैसे लिखा, देखो एक्स एम माइनस L इज इक्वल्स टू डेल आपने लिया। अब इस डेल को आप क्या ले लो, डेल बाई टू प्लस डेल बाई टू ऐसे लिख सकते हो ना। 1 को आप हाफ प्लस हाफ लिख सकते हो, वैसे ही डेल को डेल बाई टू प्लस डेल बाई टू लिख सकते हो, ठीक है। तो अब इस L को तो इधर भेज दो, और एक डेल बाई टू को इधर ले आओ, ठीक है। तो ऐसा बन जाएगा क्या, एक्स एम माइनस डेल बाई टू इज इक्वल्स टू L प्लस डेल बाई टू, ऐसा बन गया। अब देखो, अब एक्स एम जो है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया L प्लस डेल बाई टू से। क्यों,
इम्प्लाइज दैट, देखो एक्सएन जो है वो क्या है, ग्रेटर देन है एल प्लस डेल बाय टू से फॉर सम एम बिलोंग्स टू एन, ठीक है, विच कॉन्ट्रोडिक्ट द फैक्ट दैट एल प्लस एप्सिलॉन इज अपर बाउंड। अब आपको पता है, आपने यहाँ पे बोला कि एक्सएन जो था वो ग्रेटर देन एल है, यहाँ पे इसकी वजह से एक्सएन जो है वो ग्रेटर देन एल प्लस डेल बाय टू है। ये तो आपको बात समझ में आ रही है। लेकिन अभी आपने ऊपर क्या बोला था, अभी आपने ऊपर क्या बोला था कि एक्सएन जो है, जो सीक्वेंस होगा वो लेस देन होगा एल प्लस एप्सिलॉन से। तो अगर आप ऐसा बोल रहे हो तो उस अकॉर्डिंग ये जो आपके पास में चीज़ आ रही है ना, ये एक्सएन ग्रेटर देन एल प्लस डेल बाय टू, अब ये डेल बाय टू कोई एप्सिलॉन है तो हुआ, इसका मतलब ये चीज़ हो गई एक्सएन ग्रेटर देन एल प्लस एप्सिलॉन। लेकिन ये ट्रू कैसे हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमें तो ऑलरेडी पता है कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस तो क्या है, देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, ये सीक्वेंस जो है वो तो लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन है, और यहाँ बात कुछ और आ रही है, यहाँ पे ग्रेटर देन एल प्लस एप्सिलॉन आ रहा है, ठीक है। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, आई बात समझ में, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो फॉर सम, तो आपके पास में ये क्या हो गया, विच कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट एल प्लस एप्सिलॉन इज अपर बाउंड। हमने ऊपर देखा था कि एल प्लस एप्सिलॉन तो अपर बाउंड था, तो यहाँ से तो ये चीज़ कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, ठीक है। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हेंस एल इज़ द लीस्ट अपर बाउंड। तो इसीलिए हमें पता चल गया कि जो हमने माना है ना कि एल जो है वो अपर बाउंड नहीं है, वो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। एल अपर बाउंड है, और अगर एल अपर बाउंड है तो एल जो है वो लीस्ट अपर बाउंड है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वहाँ से ये चीज़ प्रूफ हो जाती है, आई बात समझ में। अब देखो कन्वर्स प्रूफ करेंगे। कन्वर्स के लिए, कन्वर्सली सपोज दैट एक्सएन इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना। अब कन्वर्स के लिए हम लोगों ने क्या मान लिया, इसको वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस माना है जो कि बाउंडेड है। देन इट इज़ बाउंडेड अबव ऑल्सो, तो बाउंडेड अबव भी होगा, ठीक है। नाउ आर इज अ कंप्लीट ordered filled and the real sequence xn is subset of real number which is bounded above। तो r यहाँ पे complete ordered filled है, और ये bounded above भी है। then xn have a supremum in r। अब क्योंकि bounded above है, ठीक है, ये जो sequence है ये ऊपर से bounded, मान लो किसी k से bounded होगा ऊपर से, ठीक है। तो अगर bounded है तो इसका कोई सुप्रीमम भी तो एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है। वही वाली बात कि L इज इक्वल्स टू, मान लो कि L जो है आपके पास में सुप्रीमम ऑफ एक्सएन है, इम्प्लाइज दैट एक्सएन इज लेस देन L फॉर n बिलोंग्स टू n। हमने क्या बोला कि एक्सएन है जो बाउंडेड है किसी k से। अब इस k को मैंने L बोल दिया, तो उस अकॉर्डिंग एक्सएन को मैंने लेस देन इक्वल्स टू L लिख दिया। इतना बात समझ में आता है, ठीक है। नाउ वी विल शो दैट हमें क्या शो करना है कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्सएन इज इक्वल्स टू L। हम अगर ये बता देंगे, कन्वर्जन की डेफिनेशन यही तो होती है ना, अगर हम ये बता देंगे कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एक्सएन अगर L के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल्सो L इज़ द लीस्ट अपर बाउंड। हमने बोला L जो है वो सुप्रीमम है, सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड है ऑफ एक्सएन, इम्प्लाइज दैट L माइनस एप्सिलॉन इज नॉट अपर बाउंड। इसका मतलब आपको ये समझ में आता है, अगर L लीस्ट अपर बाउंड है तो L से छोटा, L माइनस एप्सिलॉन तो L से छोटा हुआ ना, ठीक है। अगर L ही सबसे छोटा अपर बाउंड है तो L माइनस एप्सिलॉन तो अपर बाउंड हो नहीं सकता, क्योंकि L से छोटा है L माइनस एप्सिलॉन तो, ठीक है। और L जो है वो लास्ट ही है जो सबसे छोटा अपर बाउंड है, ठीक है। तो इसका मतलब L माइनस एप्सिलॉन तो अपर बाउंड नहीं है, ठीक है। एक्सएन नॉट, तो यहाँ से आपको समझ में आता है कि एक्सएन इज नॉट लेस देन L माइनस एप्सिलॉन, ये बात आपको समझ में आ जाती है, ठीक है। इसका मतलब अगर एक्सएन L माइनस एप्सिलॉन से छोटा नहीं है तो क्या एक्सएन जो है वो ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। तो देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट एक्सएन नॉट इज ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन सिंस एक्सएन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है, मैंने बोला एक्सएन जो है वो L माइनस एप्सिलॉन से छोटा नहीं है, इसका मतलब एक्सएन जो है वो ग्रेटर देन L माइनस एप्सिलॉन हो गया, ठीक है। और अगर एक्सएन जो है
वो ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन हो रहा है, इसका मतलब एक्सन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, बोल सकते हो ना, यही तो होती है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डेफिनेशन। ठीक है, तो देखो वी हैव एन ग्रेटर देन एन नॉट इम्प्लाइज दैट एक्सन इज ग्रेटर देन एक्स नॉट, वही मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग डेफिनेशन लिखी है। ठीक है, सॉरी हमें ऑलरेडी पता ही है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा क्या, वो तो हमें ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, क्या हमें ऑलरेडी पता है, क्वेश्चन में गिवन है ना कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग वाली तो लेके चल रहे हैं हम, तो हमें ऑलरेडी ये चीज़ पता है, तो वहाँ से हम ये लिख रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये आपको समझ में आता है। अब एक्सन जो है वो ग्रेटर देन एक्स नॉट है। ठीक है, तो यहाँ से ये वाली जो चीज़ है ना, ये एक तो ये चीज़ और एक ये चीज़, इसको आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, ये जो एक्स नॉट है ना, ये जो एक्स नॉट है, यहाँ पे देखो एक्स नॉट जो है वो ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन है, और यहाँ पे एक्स नॉट जो है वो क्या है, छोटा है। किससे छोटा है, एक्स एन से छोटा है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिखोगे, एक्स एन यहाँ तो क्या है, बड़ा है एल माइनस एप्सिलॉन से, और यहाँ पे एक्स एन एक्स नॉट जो है वो छोटा है। ठीक है, एक्स एन से, तो ये आपके पास में कुछ बन के आ गया क्या, आपके पास में ये बन के आ गया। और आपको क्या पता है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, इतना आ गया समझ में। और आपको पता है कि एक्सन जो है, एक्सन तो एल से छोटा है ना, ये हम लेते हुए चल रहे थे। ठीक है, ये तो आप लेते हुए चल रहे थे, ये तो आपको पता ही था, तो ये ऐसा कुछ बन गया क्या। ठीक है, अब इस एक्स एन नॉट को तो हटाओ। ठीक है, आपके पास में क्या कुछ इस तरह से बन के आ जाएगा क्या। जब आपने इसको इतना आपने लिखा तो क्या आपके पास में ये इस तरह से बन के आ जाएगा, तो ये तो कन्वर्जन की डेफिनेशन ही हो गई ना। एक्सन जो है वो लेस देन एल माइनस एप्सिलॉन हो गया, और एक्सन जो है वो ग्रेटर देन एक्सन जो है वो ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन हो गया, और लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन हो गया। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कैसे लिखते हो, कैसे लिखते हो, मॉड में लिखते हो, एक्सन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन, और ये क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन, जो कि क्या हो गया, लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्सन इज इक्वल्स टू एल। देखो, अगर आपको कन्वर्जन की डेफिनेशन अच्छे से पता है, उसका एक एक पॉइंट पता है, जैसे आप ये क्यों लिखते हो, ये क्यों लिखते हो, ये कहाँ से आया, तो आपको पूरा का पूरा थ्योरम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो वहीं पे आपके पास में जो थ्योरम है वो कम्प्लीटली आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ हमने प्रूफ कर दिया कि ठीक है, एक्सन जो है वो, ये जो सिक्वेंस है वो कन्वर्जन सिक्वेंस है। ठीक है, और उसके साथ में आपने ये भी प्रूफ कर दिया विद लिमिट एन टेंस टू इनफाइनाइट एक्सन इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्सन। आई क्या बात समझ में। ठीक है, अब देखो इसके बाद में सेम ऐसी ही एक और थ्योरम है, जैसे हमने यहाँ पे इंक्रीजिंग सीक्वेंस लेके चला था ना, यहाँ पे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब देखो ये भी हम देख लेते हैं कैसे होगा प्रूफ। ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, क्योंकि हमने जब इंक्रीजिंग प्रूफ कर दिया तो ये डिक्रीजिंग अपने आप प्रूफ हो जाएगा। देखो, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस में भी यही प्रूफ करना है, प्रूफ दैट मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस एक्सन इज कन्वर्जेंट if and only if it is bounded, and in that case limit xn is equals to infimum of xn। जैसे वहाँ पे सुप्रीमम ऑफ xn बताया था, सेम ऐसे ही इन्फीमम ऑफ xn बताना है, क्योंकि हम इसको क्या प्रूफ कर रहे हैं, हम लोग मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस के लिए प्रूफ कर रहे हैं, इसीलिए इन्फीमम ऑफ xn लिमिट को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो वही सबसे पहले तो कन्वर्जेंट तक ये लेके चल लेंगे, बाउंडेड और ये इन्फीमम वाली चीज़ प्रूफ कर देंगे। दूसरा, बाउंडेड और इन्फीमम वाली चीज़ हम लेके चल लेंगे गिवन, और कन्वर्जेंट हम प्रूफ कर देंगे। अब देखो, लेट an इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्सन। यहाँ पे हमने जो सिक्वेंस लिया है ना, तो उसमें एलिमेंट जो ये है ना माइनस ऑफ एक्सन लिया है। ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग होता हुआ जाएगा ना, इसीलिए एक्सन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सिक्वेंस हमने ले लिया, वी हैव। तो अब डिक्रीजिंग सिक्वेंस के हिसाब से डेफिनेशन आप लिख लो। पता है आपको मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस की क्या डेफिनेशन होती है, कि n इज ग्रेटर देन m इम्प्लाइज दैट एक्सन इज लेस देन और इक्वल्स टू एक्सm, कि जब अपने पास में x2 जो है वो लेस देन x1 है, जब आपके पास में 2 ग्रेटर देन 1 है। ऐसा ही हो गया ना, जब x1 x2 x3 आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो जो उसकी वैल्यूज़ होगी वो डिक्रीज होती जा रही है, उस हिसाब से ये आपके पास में डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब देखो, अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, आपने क्या किया, दोनों तरफ माइनस लगा दिया, माइनस लगाया तो ये आ गया,
माइनस ऑफ एक्सएन ग्रेटर देन माइनस ऑफ एक्सएम। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है। तो आपने इस दोनों तरफ माइनस लगाया तो ये आपके पास में आ गया। अब दोनों के एलिमेंट्स ले लो, दोनों के एलिमेंट्स लिए तो ए एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए एम आ गया। वो तो क्योंकि ए एन तो ऑलरेडी माइनस में ही था ना, तो माइनस ऑफ एक्सएन की जगह पे आपने बस ए एन लिख दिया। ए एन इज़ ग्रेटर देन ए एम, इसीलिए हमने ये चीज़ लेते हुए चला था। ठीक है, अब देखो ये आपके पास में क्या है, ए एन जो है वो एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। यहाँ से तो यही समझ में आता है ए एन जो है वो ग्रेटर देन ए एम हो गया फॉर एन इज़ ग्रेटर देन एम। तो ए एन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। बात आई क्या समझ में? एन इज़ ग्रेटर देन एम, ए एन इज़ ग्रेटर देन ए एम, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन है क्या? ठीक है। ऑल्सो एक्सएन इज़ बाउंडेड। और आपको पता है कि एक्सएन जो आपके पास सीक्वेंस है वो बाउंडेड है, तो ए एन जो है वो भी तो बाउंडेड होगा। ठीक है। हेंस बाय थ्योरम, अब आपको अभी अपन ने ऊपर पढ़ा कि जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट होता है। कब? इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था। तो आपको पता है ए एन तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, इसका मतलब है ना, अभी अपन ने क्या पढ़ा कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होता है जब वो बाउंडेड हो, और उसके लिए ये चीज़ आपको पता हो कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्सएन इज इक्वल्स टू सुप्रीमम। तो वी हैव, हमें पता है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ये ए एन हमारे पास में मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस निकल के आ गया, और ए एन इज कन्वर्जेंट। ए एन जो है वो कन्वर्जेंट भी है। ठीक है, ए एन जो है वो कन्वर्जेंट हम लेते हुए चल रहे हैं ना, हमें तो क्या प्रूफ करना है? बाउंडेड होगा। और हाँ, तो वहाँ से हमें क्या पता चल जाता है कि अगर ए एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट हो गया। ठीक है, और बाउंडेड भी हो गया, और इसके लिए ये चीज़ भी एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, अब देखो बट, लेकिन आपको क्या पता है? बट सुप्रीमम ऑफ ए एन, लेकिन देखो कंफ्यूज नहीं होना। आपने क्या किया, आपने अभी तक क्या किया, ये जो ए एन है ना, ये जो ए एन है ना, इसको आपने इंक्रीजिंग सीक्वेंस बता दिया, और इंक्रीजिंग सीक्वेंस के हिसाब से आपको थ्योरम पता है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेंस सिर्फ तभी होगी अगर वो बाउंडेड होगी और उसका लिमिट अगर सुप्रीमम के इक्वल होगा। तो अगर ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये बाउंडेड होगा। ठीक है, और अगर कन्वर्जेंट भी है, क्योंकि हम लेते हुए चल रहे हैं कि कन्वर्जेंट है, हमने यहाँ पे लिया था ना कि कन्वर्जेंट लेते हुए चल रहे थे इसको, इसका मतलब अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये बाउंडेड भी होगा और इसके लिए ये चीज़ भी होगी। तो ये हमारे पास में आ गया कि हमें क्या पता चला, ये ए एन जो है वो बाउंडेड है और इसका जो लिमिट है वो सुप्रीमम के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। लेकिन अब इसका मतलब हमारे पास में ये आया ना कि ए एन जो है, ए एन पे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, वो किसके इक्वल हो? सुप्रीमम ऑफ ए एन के इक्वल हो गया ये। ठीक है, अब ए एन किसके इक्वल है? माइनस ऑफ एक्सएन के इक्वल है। तो आप इस ए एन की जगह पे माइनस ऑफ एक्सएन पुट कर दोगे। ये बात समझ में आ रही है? दिख रहा है क्या यहाँ पे कुछ आपको? ठीक है, अब सुप्रीमम ऑफ, अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सुप्रीमम ऑफ माइनस ऑफ एक्सएन ये किसके इक्वल होता है? माइनस इन्फीमम ऑफ एक्सएन के इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, थस इन्फीमम ऑफ एक्सएन एग्जिस्ट, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि यहाँ पे माइनस ही सही, लेकिन इन्फीमम ऑफ एक्सएन एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, एंड इन्फीमम ऑफ एक्सएन एग्जिस्ट, एंड इन्फीमम, ये वापस से रिपीट हो गया। तो इन्फीमम ऑफ एक्सएन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और इन्फीमम ऑफ एक्सएन किसके इक्वल है? माइनस ऑफ, ये जो माइनस है आप, ये सुप्रीमम ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इन्फीमम ऑफ एक्सएन। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? माइनस ऑफ सुप्रीमम ए एन इज इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ एक्सएन। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास क्या आया कि इन्फीमम ऑफ एक्सएन किसके इक्वल हो गया? माइनस ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए एन के इक्वल हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस इन्फीमम की जगह लिखा, ये देखो आपने इस तरह से लिखा कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्सएन। ठीक है, और ये जो सुप्रीमम है ना, इस सुप्रीमम की जगह पे ये लिख दिया माइनस ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन। जब आप माइनस ऑफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट ए एन आप लिख रहे हो, इसकी जगह पे देखो। ठीक है, आपने इसकी जगह पे ये लिखा, लिख सकते हो। फिर माइनस को आपने अंदर ले लिया, माइनस को अंदर ले लिया तो ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस ऑफ ए एन। अब माइनस ऑफ ए एन किसके इक्वल है? एक्सएन के इक्वल है क्या? ठीक है, तो ये आपके पास में इस तरह से आ गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्सएन। तो क्या आ गया? इन्फीमम ऑफ एक्सएन किसके इक्वल हो गया? लिमिट
n टेंस टू इनफाइनाइट एग्जाम के इक्वल हो गया क्या? ये देखो, ये चीज़ इसके इक्वल प्रूफ हो गई क्या? आई बात समझ में? ध्यान से सोचोगे समझ में आएगा, ठीक है। देखो, तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो गया कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है सिर्फ और सिर्फ तभी इफ़ इट इज़ बाउंडेड इन विच केस लिमिट टेंड टू इनफाइनाइट जो है वो किसके इक्वल होगा? इन्फिमम ऑफ एक्सन के इक्वल होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ से अपन ने ये चीज़ प्रूफ कर दी। ये अपन को लंबा क्यों नहीं पड़ा? क्यों? क्योंकि हमें ऑलरेडी हम लोग मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के लिए प्रूफ कर चुके हैं, तो हमने उसी चीज़ का यूज़ करते हुए डिक्रीजिंग के लिए प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसीलिए ये जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं पड़ा। अब इन दोनों में से कोई भी थ्योरम जो है वो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप दोनों ही अच्छे से कर लें, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।